हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं सीए संतोष पांडे। बच्चों, हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उसमें आपको पहले चैप्टर के वीडियोस मिल चुके हैं। दूसरा चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसका एक पार्ट आप लोगों को मिल चुका है। आज उसका दूसरा और लास्ट पार्ट की हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से सभी बच्चे कॉपी निकालें, अपनी नोटबुक निकालें और काम करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो बात करनी है वो करनी है चैप्टर 2 पार्ट 2, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की आज हमने बात करनी है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। क्या क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन के नाम से ही पुकारते हैं। अब बात आती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो इट इज ए कर्व which shows the different combinations of two goods which can be produced with the help of available resources. Production possibility curve, which is known as PPC. PPC is a curve which shows the different combinations of two goods which can be produced with the help of available resources. हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अगर हमें टू गुड्स प्रोड्यूस करने हो, सपोज एक्स एंड वाई या ए बी सी, एप्पल एंड बनाना, व्हीट या राइस, अगर हमें सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस करने हो तो हम दोनों गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी की बात बच्चों हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में करनी है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये बातें होती हैं। अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये हमारे पास एक शेड्यूल बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल माने टेबल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की अगर हम बात करें यहाँ पे एक, तो बच्चों इसमें 3 कॉलम हम बना लेते हैं। एक कॉलम हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, और एक कॉलम हो जाएगा, दो गुड्स लेने हैं तो एक गुड्स एक्स ले लेते हैं और एक गुड्स वाई ले लेते हैं। तो अगर हमें इन दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो हम कितनी कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। मान लेते हैं
₹1000 है, जिससे कि हमें ये दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। रिसोर्सेज रुपीज़ में ही हो, ज़रूरी नहीं है, ये लैंड भी हो सकती है। ये इतने रिसोर्सेज हैं या ये लैंड है, इतनी बड़ी हमारे पास लैंड है, इस लैंड से हमें दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग। तो हम किस प्रकार से दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी की हमने यहाँ पे चर्चा करनी है। अगर हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, से ₹1 लाख, अगर हम सारे पैसे खर्च कर देते हैं किस पे, मान लेते हैं गुड्स X पे, तो सपोज हम इसकी 10 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। चूंकि सारे रिसोर्सेज हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए हैं, तो गुड्स Y की हम 0 यूनिट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें 1 यूनिट जो है गुड्स Y की भी प्रोड्यूस करनी है, तो कुछ रिसोर्सेज हमें यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो फिर अब हम X के लिए कम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, तो अब X की जो क्वांटिटी है वो कुछ कम हो जाएगी। मान लेते हैं कि अब हम इसकी 9 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। फर्दर अगर हमें लगता है कि नहीं, Y की हमें कुछ और ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 2 यूनिट्स अगर Y की हमें प्रोड्यूस करनी है, तो उस स्थिति में हमने और ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो अब हम इसकी क्वांटिटीज़ और कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। मान लेते हैं कि अब हम इसकी 7 क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे, 7 क्वांटिटीज़। इसी प्रकार से अगर आप इसकी 3 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो और रिसोर्सेज आपको X से Y पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। अब इसकी यूनिट आप और कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। कितनी कर पाएंगे, मान लेते हैं हम 4 यूनिट कर पाएंगे प्रोड्यूस X की। और अगर हमें इसकी और ज़्यादा यूनिट अगर मान लो हमें प्रोड्यूस करनी हो, सपोज इसकी हमें 4 यूनिट प्रोड्यूस करनी है बच्चों, तो इसकी हम जो है क्वांटिटी और कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेट्स से हम इसकी 0 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस निकल कर के आ गए हैं दोनों गुड्स के, जिसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड गिवन रिसोर्सेस। अगर हम सारे रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर उसको हम X पे लगा देते हैं, तो X की हम 10 यूनिट और Y की 0 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब हम A कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर B कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसकी 9 यूनिट, इसकी 1। अगर आप D कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इसकी 4, इसकी 3। अगर आप E की बात करेंगे तो इसकी इतनी और इसकी इतनी यूनिट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज चूंकि हमारे पास जो है वो लिमिटेड है, तो अगर आप एक यूनिट, अगर आप एक प्रोडक्ट, एक गुड का प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज करेंगे, तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। समझ आ रही बच्चों बात? अब अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज ए शेड्यूल विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। अब अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, कई बार हम ऐसे भी कह देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इज ए ग्राफिकल presentation of production possibility schedule। तो कई बारी हम पीपीसी को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब बात आती है कि शेड्यूल का मतलब तो टेबल है, आपने टेबल की सहायता से बता दिया, लेकिन कर्व का मतलब बच्चे होता है कि डायग्राम की सहायता से हम बता रहे हैं। तो अगर इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की सहायता से अगर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं तो देखो किस प्रकार से डायग्राम हमारा बन के निकल करके आएगा सामने हमारे। यहाँ पे हम गुड्स X रख लेते हैं, और यहां पे हम रख लेते हैं गुड्स Y।
ये 0 से लेके 10 तक है, तो 0 2 4 6 8 और 10, और ये 0 से लेकर के 4 तक है, तो 1 2 3 4। तो अगर हम इसे डायग्राम की सहायता से बताएं, ये 10 गुड 10 और y 0 है, तो y 0 और ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा, ये a पॉइंट हमारा हो जाएगा। अगर हम b की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे ये 1 है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट नंबर आपका b हो जाएगा। 7 एंड 2, तो यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे ये 2 है, तो ये आपका पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, C पॉइंट। D x 4 है और y 3 है, तो x 4 है y 3 है, ये पॉइंट आपका बच्चे कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और 0 और 4, तो ये 0 और ये 4, ये पॉइंट आपका निकल करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट E। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये हमारे पास एक जो कर्व बन करके आती है, ये जो हमारे पास एक कर्व बन करके आ गई बच्चे, इसी को हम बोलते हैं PPC। तो ये जो कर्व हमारे पास बन के आई है, इसे आप चाहें तो ऐसे ही मिला सकते हैं, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a curve which shows the different combinations of two commodities which can be produced with the help of limited resources। तो यहाँ पे हमने A, B, C, D, E के रूप में 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जिनकी क्वांटिटीज हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, कई बारी हम कह देते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये बच्चे इसी शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ आ रही बच्चे बात? अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है बच्चों? तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जब भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ बातों की बातें करते हैं। कौन सी बातों की बातें करते हैं बच्चे? तो ध्यान से देखें, कुछ हमारे पास यहाँ पे अजम्पशंस होती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या अजम्पशंस हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे assumptions of production possibility curve, assumptions of production पॉसिबिलिटी कर्व। तो assumptions होती हैं, मतलब हम जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ बातों को मान के चलते हैं। क्या क्या बातें मान के चलते हैं? पहला, रिसोर्सेज क्या है, वो गिवन है, रिसोर्सेस आर गिवन है, जो भी लैंड है या जो भी आपके पास मनी है, जो भी रिसोर्स है वो आपके पास गिवन है। और यहाँ पे बच्चे रिसोर्सेस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं, मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है, सपोज ये हमारे पास लैंड है, दिस इज द लैंड, या हमारे पास से 1 लाख रुपीज़ है, तो ये जो भी गुड्स हमने बनाए हैं एक्स और वाई, तो हमने पूरी की पूरी लैंड यूटिलाइज कर ली है, फुली यूटिलाइज और एफिशिएंटली यूटिलाइज करी है, मतलब समझदारी तरीके से हमने इसको यूज करा है, कुछ भी वेस्टेज नहीं करी है। और तीसरी बच्चे यहाँ पे जो हमारी एक अजम्पशन आती है वो ये है कि देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि जो मशीन वगैरह थी, जो हमारा बनाने का तरीका था, जो मशीन वगैरह थी, वो जस की तस रहेंगी, उनको हम
पहले जिस मशीन से हम काम कर रहे थे अभी भी उसी मशीन से काम कर रहे हैं, जो पहले हमारा काम करने का तरीका था अभी भी वही है। ऐसा नहीं है कि हमने इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया हो और पहले बैकवर्ड रही हो। अगर पहले हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड रही होगी, पुरानी रही होगी, तो अभी भी वही होगी, और अगर पहले मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल करा होगा तो अभी भी वही है। तो जब भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है, हमारे पास रिसोर्सेज का एफिशिएंटली और फुली यूटिलाइजेशन हुआ है। एफिशिएंटली मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, और फुली यूटिलाइज, फुली रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, की रिसोर्सेज हमने सारे के सारे यूज़ कर लिए हैं और बेहतर तरीके से यूज़ करे हैं और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। जहाँ तक बात आती है यहाँ पे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस के बाद, यहाँ पे एक और बात जो हमारे बहुत ध्यान देने की है कि बच्चे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। characteristics of production पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, वो तो हमने देख ली, लेकिन उसके बाद कुछ हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हमारे पास अजम्पशंस तो हमने देखी, लेकिन उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अजम्पशंस का मतलब कि ऐसा हम मान के चलते हैं जब हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसमें कुछ खास बातें हैं, इसके कुछ खास बातें हैं, इसकी कुछ अपनी पहचान है। तो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? तो बच्चे इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इट स्लोप्स, स्लोप्स का मतलब ढलान, it slopes downward from left to right. It slopes downwards from left to right. और दूसरे यहाँ पे हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि it is concave to the point of origin. It is concave to point of origin। दो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या मतलब है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप देखें तो ये डाउनवर्ड है, ये कैसा है? डाउनवर्ड है, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। ये इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज कॉन्केव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्केव का मतलब ये इससे दूर की तरफ है, ये इससे, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर जा रहा है। तीन प्रकार से बच्चे डायग्राम हो सकता है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। एक तो हमारा इस प्रकार से हो सकता था पीपीसी, एक हमारा पीपीसी इस प्रकार से हो सकता था, और एक हमारा पीपीसी इस प्रकार से हो सकता था। ये यहाँ पे टच करेगा, तो तीन प्रकार से हमारा पीपीसी हो सकता था। ये तो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है, जो कि हमारा केस नहीं है। ये हमारा, इसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये भी केस हमारा नहीं है। और ये जो है इसे हम बोलते हैं कॉन्केव। कॉन्केव का मतलब इधर से ये दूर की तरफ जा रहा है, और हमारा केस यही वाला है। तो अब बात करते हैं कि इट इज कॉन्केव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दोनों बातें हमने यहाँ पे देख ली। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ फटाफट कॉपी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखते रहेंगे, सिर्फ देखते रहें। बच्चे कॉपी करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, और आपके बाद बाकी फ्यूचर में काम भी आएगा। तो बच्चे अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर आप इस टेबल को देखें, शेड्यूल को देखें, तो यहाँ पे जब आप एक कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो दूसरी कमोडिटी को आप डिक्रीज कर रहे थे। एक कमोडिटी को आप इंक्रीज कर रहे थे, दूसरी कमोडिटी को आप डिक्रीज कर रहे थे। वाई को इंक्रीज कर रहे थे और एक्स को आप क्या कर रहे थे? डिक्रीज कर रहे थे। तो चूंकि एक को हम इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यही वजह होती है कि ये स्लोप्स होता है टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। इट इज बिकॉज when production of
वन कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, हमारे केस में कौन सा है, गुड्स वाई। व्हेन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीजेस, हमारे केस में किसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, गुड्स एक्स का प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है। तो ये क्यों होता है, हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो पीपीसी है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है, वो डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट क्यों होता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे की आप डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। अच्छा, ऐसा करने की हमें क्या जरूरत होती है, ऐसा करने की जरूरत क्या है कि एक को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं या गिवन है, मतलब रिसोर्सेस उतने ही हैं, उसी में आपको एक ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर दूसरे को आपको कम करना ही पड़ेगा। जहां तक बात आती है इट इज़ कनकेव टू पॉइंट टू ओरिजिन, तो इस बात को बच्चे ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो हम कहते हैं इट इज़ कॉन्केव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है, हम ऐसा क्यों होता है तो कहते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ, पहले आप लोग सभी यहां पे लिखें, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये इससे दूर की तरफ है, ओरिजिन से दूर की तरफ है, क्यों है ये कॉन्केव क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ऐसा है। अब बात आती है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो उसका मीनिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, तो अगर आप देखें तो एक प्रोडक्ट Y की हम इक्वल यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पे इसकी कितनी यूनिट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले 2 यूनिट, पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट। देखो ना, पहले 10 से 9 हुआ, 1 कम करा, फिर 9 से 7 हुआ, 2 कम करा, फिर 7 से 4 हुआ, 3 कम करा, फिर 4 से 0 हो गया, पूरा 4 कम कर दिया। तो कहने का मतलब इसकी तो एक एक यूनिट बढ़ रही है, लेकिन इसकी हर बारी पहले से ज्यादा यूनिट बढ़ रही है, ठीक है ना, इसकी हर बारी एक एक यूनिट बढ़ रही है और इसकी हर बारी पहले से ज्यादा यूनिट कम हो रही हैं, पहले 1 कम हुई, फिर 2 कम हुई, फिर 3 कम हुई, फिर 4 कम हो गई। तो इसी तरीके को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स production of one good, production of one good is increasing at constant rate, but the production of other good is decreasing, the production of other good is decreasing at
इंक्रीजिंग रेट। हमारे केस में अगर हम बात करें तो यहां पे दो गुड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास गुड्स है x और एक हमारे पास यहां पे गुड्स है y। तो अगर आप x की बात करते हैं, चलो पहले y की बात कर लो। y हर बारी कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, इक्वल इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे x पहले कम डिक्रीज हुआ, फिर और ज़्यादा डिक्रीज हुआ, फिर और ज़्यादा डिक्रीज हुआ, और फिर और ज़्यादा डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे एक गुड पहले कम डिक्रीज हुआ, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और जबकि दूसरा गुड हर बार कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चूंकि बच्चे यहाँ पे हम एक गुड को हर बार बराबर बराबर इंक्रीज करते हैं और दूसरे गुड को पहले से ज़्यादा डिक्रीज करते हैं, तो इसके कारण जो होता है हमारा ये कॉन्केव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि भाई अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब जो है वो कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों होता है। तो उसका कारण ये है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी we sacrifice the commodity of other in increasing order। समझ आ रही बात। तो अगर आप चाहें तो यहां पे भी लिख सकते हैं कि ये जो गुड्स x है और ये जो गुड्स y है, तो यहां पे x तो हर बारी बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन x हर बारी पहले से ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी के कारण जो होता है ये कैसा होता है, कॉन्केव टू ओरिजिन। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम हमने बना लिया, इसके पीछे अजम्पशंस हम क्या लेके चलते हैं, मान के क्या चलते हैं। फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाउनवर्ड टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट और कॉन्केव टू ओरिजिन। डाउनवर्ड टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को हम यहां पे अगर आप चाहें तो बना लें। यहां पे बच्चे हमारे पास गुड्स x है और यहां पे हमारे पास गुड्स y है। यहां पे हम कह रहे हैं कि हम एक को डिक्रीज कर रहे हैं तभी हम दूसरे को इंक्रीज कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, इट इज बिकॉज व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीजेस। मतलब यहां पे हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा है, लेकिन बढ़ने और घटने का तरीका क्या है, बढ़ने और घटने का रेशो क्या है, उसकी बात हम यहां पे नहीं कर रहे। बढ़ने घटने का तरीका क्या है, उनका रेशो क्या है, उसकी बात हम पॉइंट नंबर 2 में करते हैं, जो हम कहते हैं कॉन्केव टू ओरिजिन है। ठीक है। तो अगर आप देखें यहां पे, तो यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे देखो x हर बारी पहले से ज्यादा घट रहा है, जबकि यहां मैं कह रहा हूं कि x घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ आ रही बात। तो किस तरीके से, किस रेशो में वो घट बढ़ रहा है, वो उसके कॉन्केव शेप की होने के पीछे की वजह है। और क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके बाद, तो यहां पे एक और बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसको आपने समझना है कि ये मान लेते हैं हमारा एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमारा एक पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये हमारा गुड्स एक्स है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इसके ऊपर कॉम्बिनेशंस हैं, ये वाले जितने भी ये कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी,
बच्चे इन सारे कॉम्बिनेशंस को, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम बोला करते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस, इन्हें हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। या दोबारा से अगर हम इसे देखें तो ये जो हमारे पास ये जो पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इसको बच्चे अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें, सभी बच्चे पहले यहाँ तक आ जाएं, फिर हम आगे चलेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम देखते रहें। अगर देखते ही रहेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। सभी बच्चों को कॉपी भी मेरे साथ साथ करते रहना है, जिससे कि आपको बात समझ में आए। बच्चे जो पीपीसी है, इस पे ये जो पॉइंट्स हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल लेवल का मतलब ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट है। मतलब अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लें तो हम यहां तक ही पहुंच सकते हैं, यहां तक ही पहुंच सकते हैं। अब एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि हम जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल, पोटेंशियल लेवल, जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उतना ही प्रोड्यूस करें। हो सकता है कि हम उतना प्रोड्यूस कर ही रहे हों, या हो सकता है उससे कम भी प्रोड्यूस कर रहे हों। भाई अगर हमारे पास यहां तक की कैपेसिटी है कि हम इतना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है, तो अगर हम उस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, से ए, बी, सी, डी, ई, किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी कि वी आर प्रोड्यूसिंग एट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे जब हम होते हैं तो हम बोलते हैं पोटेंशियल लेवल पे हम पहुँच गए हैं। पोटेंशियल का मतलब है कि हम मैक्सिमम आउटपुट लेवल पर पहुँच गए हैं। लेकिन एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि सचमुच इकोनॉमी यहीं पे प्रोड्यूस करे, वो उसके अंदर भी जो है प्रोड्यूस कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में अंदर प्रोड्यूस ना करे, बल्कि एक्चुअल में यहाँ पे भी हो सकता है। यानी ये पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअल पोटेंशियल के बराबर भी हो सकता है और पोटेंशियल से कम भी हो सकता है। समझ आ रही बात? तो दो चीजें यहां पे आपने ध्यान रखनी है कि एक टर्म होता है एक्चुअल आउटपुट, और एक होता है पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम। तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना हो सकता है? वो पोटेंशियल के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो एक्चुअल आउटपुट कैन बी लेस एंड इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट। कभी भी जो एक्चुअल आउटपुट है वो कभी भी ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट नहीं हो सकता। मतलब ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। सपोज हमारा पोटेंशियल है कि हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक्चुअल में भी हो सकता है हम 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करें, ये तो हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में हम सिर्फ 80 यूनिट ही प्रोड्यूस करें, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो एक्सीड कर जाए हमारे पोटेंशियल आउटपुट से। मतलब कि हम प्रोड्यूस तो कर सकते थे 100 यूनिट्स, लेकिन हमने बना लिया एक्चुअल में 120 यूनिट्स। तो बच्चे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रही बात? तो जब हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी ही 100 यूनिट है तो 120 कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं दैट शोज पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, माने मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ एक्चुअल आउटपुट कैन बी इक्वल टू द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब एक्चुअल आउटपुट आपका, मान लो सी पॉइंट पे आपका एक्चुअल आउटपुट है, तो पोटेंशियल और एक्चुअल बराबर है। लेकिन एक्चुअल वाला कम भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है।
लेकिन कभी भी एक्चुअल वाला जो पॉइंट है वो कभी भी यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि उतने तो आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपकी बाउंड्री यही है। समझ आ रही बात? तो यहां पे आपने दो टर्म के बारे में ध्यान रखना है। एक तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट which can be produced with the available resources। ठीक है। और दूसरा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स कि आप एक्चुअल में जितना बना रहे हैं। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। तो एक्चुअल लेवल पोटेंशियल के बराबर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। कभी भी एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट एक्सीड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। अब इसी बात से थोड़ा सा हम चलते हैं आगे, इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगर यही डायग्राम मैं एक बार दोबारा से आपके सामने बनाऊं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमारा गुड्स Y है, ये हमारा गुड्स X है, ये हमारा PPC है। इस पे ये पॉइंट्स हैं हमारे, सपोज A, B, C, D, E। अगर इन पॉइंट्स में हम प्रोड्यूस करें तो इसका मतलब हम अपना पोटेंशियल पर हैं। अब एक और बात का यहां पे ध्यान रखना है कि अगर हम यहां पे मान ले कोई पॉइंट है, सपोज यहां पे कोई पॉइंट है K, यहां पे हमारा कोई पॉइंट है K, तो K पॉइंट क्या बताता है? जो K पॉइंट है वो क्या बताता है? K पॉइंट का क्या है? जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, जहां तक हम चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बताता है हमारा, ये बताता है ये जो K पॉइंट है, ये जो K पॉइंट है, K पॉइंट हमें क्या बताता है? K पॉइंट बताता है अंडर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाई आप मान लेते हैं आप यहां पे प्रोड्यूस कर सकते थे, यहां का मतलब आप 100 kg X की प्रोड्यूस कर सकते थे और 200 kg आप Y की प्रोड्यूस कर सकते थे, सपोज यहां पे। लेकिन आप तो यहां पे हैं, तो जहां तक आप जा सकते थे आप उससे कम हैं। देखो ना, आप अगर इसे इस प्रकार से देखो, अगर हम B पॉइंट पे होते तो हम Y की इतनी यूनिट से 100 और X की कितनी से 200 यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन अभी हम कहां पे हैं? अभी हम K पे हैं। तो K क्या बताता है? K ये बताता है कि इसके भी हम 80 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी शायद हम 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो K क्या बताता है? अंडर यूटिलाइजेशन, कि हमने अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं करा, अंडर कम इस्तेमाल करा है, या इस्तेमाल तो सारा कर दिया है लेकिन इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया है, यानी कि बेहतर तरीके से समझदारी से उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो एनी पॉइंट which is falling on the production possibility curve shows fuller and efficient utilization of resources। लिख देता हूं, यहां पे लिखूंगा कि any point on PPC shows fuller and efficient utilization of resources
दैट इज ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। लेकिन अगर एनी पॉइंट विद इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब हो, तो दैट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये कौन सी वाली स्थिति है, विद इन पीपीसी, विद इन पीपीसी। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई पॉइंट यहां पे हो, सपोज यहां पे है एम, एक पॉइंट है एम, मतलब इकोनॉमी के पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे वो मैक्सिमम यहां तक ही प्रोड्यूस कर सकती है, ये उसकी बाउंड्री लाइन है। लेकिन वो चाहती है कि मैं तो उससे बाहर प्रोड्यूस करूंगी, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है इतना प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। तो ध्यान रखना, पॉइंट एम बियॉन्ड द रीच है, बियॉन्ड द रीच है, पहुंच के बाहर है। क्यों? क्यों? क्योंकि आउटसाइड पीपीसी है, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है। तो ध्यान रखना है बच्चों, दो बातों का ध्यान रखना है विशेष रूप से, कि पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो बताते हैं, जो पीपीसी हमारी है या उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो हमारा बताता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। हमारा जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट हो सकता है वो उतना भी हो सकता है, पोटेंशियल के बराबर भी या उससे कम भी हो सकता है। तो एक्चुअल आउटपुट कैन बी इक्वल टू पोटेंशियल लेवल और लेस देन पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। कभी भी एक्चुअल लेवल पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब पोटेंशियल इतना है तो एक्चुअल कभी भी इतना नहीं हो सकता। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। वैसे ये दोनों डायग्राम अलग नहीं है, एक ही है, बस दो जगह आपको बना करके बताया हुआ है। तो बताइए जरा, एनी पॉइंट फॉलोइंग ऑन द पीपीसी कर्व शोज द फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक ए बी सी डी ई। एनी पॉइंट विच इज inside the production possibility curve shows underutilization or inefficient utilization of resources. Any point which is outside the production possibility curve shows any point which is outside the production possibility curve is beyond the reach of the economy because it is outside the PPC. हम अपने limited resources से यहाँ तक reach नहीं कर सकते। फटाफट से आप लोग इतना करें, फिर आपको कुछ बातें इसमें और बतानी है। फटाफट से इसे कॉपी करें, फिर आपको कुछ बातें और यहां पे बतानी हैं। चलिए, तो एक बात यहां पे है, इफेक्ट ऑन पीपीसी। इफेक्ट ऑन पीपीसी, इफेक्ट ऑन पीपीसी का मतलब पीपीसी पर क्या इफेक्ट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब जितने भी रिसोर्सेज थे हमने उसको फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर दिया, तो हम इतना जो है प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं, अब मान लो क्लीन इंडिया मिशन हो गया, क्लीन इंडिया मिशन हो गया, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया। तो स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन से क्या होगा, क्या हमारे पास जो रिसोर्सेस थे वो बढ़ जाएंगे, या अब रिसोर्सेस जब व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से रहेगा, साफ सफाई से रहेगा, तो उसका क्या असर होगा बताइए। वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा। जब क्लीन इंडिया मिशन होगा, जब स्वच्छ भारत अभियान होगा, जब साफ सफाई से हर व्यक्ति रहेगा, नहाया धोए रहेगा, आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, तो वो ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा। जाहिर सी बात है वो उतने ही रिसोर्सेज से ज्यादा काम कर पाएगा। तो यहां पे हमारा जो पीपीसी है बच्चे, वो राइटवर्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट। ठीक है ना, क्लीन इंडिया मिशन
से क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ जो रिसोर्सेस हैं, जो लेबर फोर्स है, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी, तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा कोई पीपीसी था, ये कुछ केसेस हमें करने हैं, इसमें 4-5 केसेस। ये हमारा पीपीसी था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब था। अब गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन शुरू कर दिया। इन सबके नाम आपने सुने होंगे, स्किल इंडिया मिशन, कि अब गवर्नमेंट कह रही है भाई हम सबको जो है ना स्किल सिखाएंगे सबको हम, और बेहतर व्यक्ति बनाएंगे, कुछ ना कुछ काम सिखाएंगे। तो बताइए जरा, जब हर व्यक्ति स्किल्ड होगा, पहले भी 10 ही लोग थे लेकिन उनको काम करने का ढंग मालूम नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उनको ट्रेनिंग वगैरह दी, तो अब वही 10 व्यक्ति पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हमारा जो पीपीसी है, बच्चे, वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट का मतलब अब प्रोडक्शन वो ज्यादा कर पाएंगे। बताइए यहां पे क्यों? क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स इंप्रूव्स। क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी वही होगा। क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स इंप्रूव्स। भाई जब क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी लेबर की, अब ट्रेनिंग उनको कर दी हमने, उनको सिखा दिया कैसे काम करना है, तो वो अपना ज्यादा काम कर पाएंगे। मान लो ये कोई हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब था? तो इस केस में भी ये राइट शिफ्ट हुआ। ये सर कौन सा केस है? ये बच्चे केस है सर्व शिक्षा अभियान। नाम सुना है कभी आपने? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान है, सबको सरकार ने पढ़ाने का सोच लिया। तो जब हर व्यक्ति सीखा होगा, पढ़ा लिखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान, हर व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो पहले भी वही 10 ही लोग थे जो काम कर रहे थे, लेकिन अब वो पढ़ लिख गए, तो लेबर फोर्स अभी उतनी रही, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या हो गई? अब पढ़ लिख गए, तो क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स इंप्रूव्स। भाई एक बात बताओ, एक अनपढ़ आदमी काम कर रहा था और फिर वो पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया, तो वही एक ही व्यक्ति है लेकिन वो पहले से ज्यादा काम कर पाएगा, प्रोडक्शन अब ज्यादा होगा, तो यहां पे भी राइट शिफ्ट होगा। ये कुछ केसेस आपको बता रहे हो। सब सवाल आता है कि बताना इनसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पर क्या शिफ्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो आपको बताना है कि राइट शिफ्ट होगा और उसके पीछे ये रीजन आपको देने हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं पहले हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब था वो ये था, यानी कि दोनों गुड्स का हम इतनी इतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, मेक इन इंडिया। नाम सुना होगा आपने कि भाई भारत में बनाइए। तो जब गवर्नमेंट ने बोला मेक इन इंडिया, तो फिर विदेश के लोग भी भारत में आएंगे, और जब विदेश के लोग भारत में आएंगे तो फिर क्या होगा? वो पैसा भी लेके आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि हम ज्यादा बना पाएंगे। क्यों ज्यादा बना पाएंगे अब हम? क्योंकि बच्चे हमारे पास रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे, रिसोर्स विल इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ की कोई कंपनी खोलेगा तो पैसे भी तो लेके आएगा ना, रिसोर्सेज भी तो लेके आएगा, तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, तो रिसोर्सेज विल इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उसके कारण भी हमारा पीपीसी बच्चे क्या होगा?
राइट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये कुछ केसेस हैं, तो आपको ये केसेस बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है सर, हम लर्न कर लेंगे। कुछ और केसेस देखते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये हमारा पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, यानी कि पहले जितने रिसोर्सेज से, उन रिसोर्सेज के यूज से हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे थे एक्स और वाई का, या इसके किसी कॉम्बिनेशन की हम बात यहां पे कर रहे थे। अब यहां पे क्या हुआ कि ये केस नंबर कौन सा है? केस नंबर हमारा है 5 है। कौन सा हमारा है? केस नंबर ये 5 है। तो अब मान लो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि उनकी काम करने की क्षमता बढ़ गई। अब बताइए, तो किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। पहले आप पढ़ाई करते थे, फिर आपने योगा वगैरह करना शुरू कर दिया, अनुलोम विलोम कपालभाति आपने करना शुरू कर दिया, तो उससे आपकी क्या होगी? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप अभी भी वही हैं, अभी भी वही 2 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन अब आप ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फिर बच्चे पीपीसी भी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, ये क्यों बढ़ सकती है प्रोडक्टिविटी? उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आपने योगा वगैरह करना शुरू कर दिया, या इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी हो गई। इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी हो गई कि पहले आप जिन मशीनों का प्रयोग कर रहे थे उनसे बेहतर मशीनों का आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये मान लेते हैं हमारा पहले कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब था। अब जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब था, अब हुआ क्या? ये केस नंबर हमारा 6 है। अब इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हो गया। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले 10 लोग थे, उसमें से 8 लोग काम करते थे, 2 लोगों के पास कोई काम नहीं था, नौकरी नहीं थी। अब उन 2 लोगों को भी काम मिल गया, तो बताइए प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना? नहीं बच्चे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या मान के चलते हैं? देखो ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशन में हम क्या लेके चलते थे कि रिसोर्सेस सारे यूज हो गए हैं, फुली यूटिलाइज है। यानी कि जब पीपीसी हम बनाते तो यही मान के चलते हैं कि सभी लोगों को काम मिल चुका है, मतलब 10 के 10 लोगों को काम मिल चुका है। तो अगर पहले 8 ही लोगों को काम मिला रहा होगा तो भी हमने पीपीसी तो ये मान के बनाया होगा कि 10 को काम मिल चुका है। भले 8 ही को काम मिला रहा होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन यहां हो रहा होगा, लेकिन चूंकि 2 लोगों को और काम मिल गया तो अब बस वो यहां से कहां आ जाएंगे? यहां पे आ जाएंगे, पूरा पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा। तो इस केस में नो शिफ्ट, ध्यान रखना है, नो शिफ्ट, यहां पे कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। सिर्फ यहां से आप यहां आ जाएंगे, पूरा पीपीसी, यानी कि दोनों ही चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। पीपीसी कहीं ऊपर की ओर नहीं शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। पहले 8 लोग काम कर रहे थे, अब 10 काम करने लग गए, जबकि हमने पीपीसी बनाया ही था 10 के हिसाब से। तो यहां पे लिखेंगे नो इंक्रीज इन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस नहीं बढ़े हैं। हां, एक्चुअल आउटपुट जरूर बढ़ गया होगा, पोटेंशियल तक पहुंच गया होगा। एक और देखेंगे, ये मान लो कोई पीपीसी था, ये कौन सा केस है? इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई,
मतलब पहले 8 लोग काम करते थे या पहले 10 लोग काम करते थे, अब 2 लोगों की नौकरी छूट गई, या पहले 8 लोग काम करते थे अब 3 लोगों की नौकरी छूट गई, अब सिर्फ 5 ही लोग काम कर रहे हैं। तो चूंकि जब हम पीपीसी बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, यानी कि 10 के हिसाब से हमने ये बनाया था। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो एक्चुअल आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप पहले यहां पे रहे होंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे, एक्चुअल आउटपुट जरूर कम होगा, लेकिन पीपीसी में ओवरऑल कोई शिफ्ट नहीं होगा, तो यहां पे भी नो शिफ्ट होगा। इन दोनों केसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। ये है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब ज्यादा लोगों को नौकरी मिल गई, और यह है इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ लोगों की नौकरी छूट गई। तो इस केस में भी बच्चे कोई शिफ्ट नहीं होगा, बस क्या होगा, सिर्फ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जितने रिसोर्स 10 थे अब हम 8 ही से या 5 से ही काम कर रहे हैं, तो यहां पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अभी आपको बताया था, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये देखो अभी आपको बताया था कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये के वाला पॉइंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब कि जितने लोग काम कर सकते थे उनसे कम लोगों को काम मिला हुआ है, माने कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि इफेक्ट ऑन पीपीसी के रूप में हमने देखा कि पीपीसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, पीपीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड के मूवमेंट की क्या है। तो ध्यान रखना इन दोनों केसेस में कोई शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। हाँ, एक्चुअल आउटपुट में कमी बेसी हो सकती है, और इनमें जो है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं या उनकी क्वालिटी बढ़ रही है, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो आज बच्चे यहाँ पे हमने देखा क्या क्या, एक बार दोबारा से देखते हैं क्या क्या बातें आज हमने करी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब देखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल देखा हमने, उसकी अजम्पशंस देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, फिर हमने पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट की बात कर ली, फिर यहाँ पे हमने देखा कि भाई किस प्रकार से ये अंडर यूटिलाइजेशन या पीपीसी के बाहर अंदर या पीपीसी के ऊपर के क्या मीनिंग है, फिर हमने देखा कि पीपीसी पर क्या इफेक्ट होता है, किस प्रकार से पीपीसी में चीजें बदल सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये सेकेंड चैप्टर था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिल चुके हैं, आप इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से इसको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।